अपनी जान जोखिम में डालकर राजनीति कोई नहीं करना चाहता। तो इस तरह के मैं सांसद जी से भी आग्रह करूँगा, इन सब जानते हैं आप किन भाड़े के ट्रकों से बयान दिला रहे हैं, इन्हें चुप करने का काम करें, क्योंकि ये बौखलाहट में और कुछ। लेकिन उन्होंने भी मुझे ये बताया कि वो ऑनलाइन एफआईआर नहीं की गई है। तो अब इस बात ये मतलब जांच का विषय है कि प्रशासन किसके दबाव में ये सब कर रहा है। जो सांसद धर्मवीर सिंह भी अपनी एक मीडिया बाइट में जनता टीवी के सामने स्वीकार चुके हैं कि मैंने समझाने के लिए इसके घर पे आदमी को भेजा था। शायद ये उनका समझाना है कि मुझे इस तरह अधमरा करके आज चाकुओं से गोदा हुआ शरीर आपके सामने पड़ा हुआ है। किसी हमला करने वाले का एफआईआर में किसी का नाम नहीं है और पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं है। स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष जांच की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से पूरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने पूरी अपनी टीम तैनात कर रखी थी और अनिरुद्ध चौधरी जी समय समय पर अपडेट ले रहे थे। इन सब का मैं तमाम उम्र धन्यवाद रहूँगा। बताया है कि 3 अज्ञात व्यक्तियों ने नकाबपोश किए थे, उन्होंने हमला किया था जिससे चोट लगी। 4 जख्मों पर मेरे वहाँ पे स्टिचिंग चरखी दादरी में हुई है, लेकिन उन्होंने चोटें 2 दिखाई हैं मुझे। पीजीआई वाले मुझे अपने उसमें एमएलआर में 5 चोटें दिखा रहे हैं। बयान मैंने दर्ज करवा दिया है और मैंने नाम चिन्हित करके उन लोगों के नाम लिखवाए हैं और उन पर धमकी देना, डराने का प्रयास करना और हत्या का प्रयास, इनके अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस से मैंने अपील की है। अब प्रशासन ने वो एफआईआर ऑनलाइन नहीं की है, ये मेरी भी चर्चा हुई थी हमारे भारतीय युवा कांग्रेस में, जो हमारे लीगल सेल के जो अंबुज दीक्षित जी हैं उनसे। लेकिन उन्होंने भी मुझे ये बताया कि वो ऑनलाइन एफआईआर नहीं की गई है। तो अब इस बात ये मतलब जांच का विषय है कि प्रशासन किसके दबाव में ये सब कर रहा है। मैंने नरेंद्र सांगवान, डीपी गोयल, नवीन गोयल और राजकुमार सांगवान, इन चारों पर तो मैंने सीधा सीधा हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी धमकी दी थी और नरेंद्र सांगवान ने शारीरिक रूप से आकर, जो सांसद धर्मवीर सिंह भी अपनी एक मीडिया बाइट में जनता टीवी के सामने स्वीकार चुके हैं कि मैंने समझाने के लिए इसके घर पे आदमी को भेजा था। शायद ये उनका समझाना है कि मुझे इस तरह अधमरा करके आज चाकुओं से गोदा हुआ शरीर आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर कल को वो धमकी देने पर आएंगे तो आप बेहतर समझते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। आप पर जिसने हमला किया, जिन लोगों ने, क्या आप उनको पहचानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल। उन्होंने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ था, नकाबपोश थे। अब यही प्रशासन और न्याय व्यवस्था से तो यही आग्रह है कि ये न्याय के प्रहरी हैं, दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी भी रक्षा करेंगे। और राजनीतिक जीवन को हटाकर एक सामाजिक जीवन भी होता है। समाज में जो खाप पंचायतें हैं और जो भी किसान यूनियनों के जो अलग-अलग प्रधान हैं, उनसे भी मेरी इस चीज़ को लेकर अपील है कि मुझे तो राजनीतिक कहकर आप पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन क्या मेरा परिवार समाज का हिस्सा नहीं है? आप लोगों के एक आग्रह पर कभी आप लोगों ने जंतर-मंतर आने की माँग की है, कभी कहीं आने की माँग की है। किसी न किसी जानकार की, किसी न किसी यार दोस्त की बाइक माँग-माँग कर आधी रात को मैं वहाँ पहुँचा हूँ। मुझे आज भी याद है 26-27 जनवरी पर, जब 26 जनवरी को वो लाल किला वाला कांड हुआ था, उसके बाद चौधरी राकेश टिकैत ने किस तरह से रोकर पूरे समाज से अपील की थी कि दिल्ली में एकत्रित हो जाएँ। मैं आधी रात को यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर पहुँचा था। तो क्या मेरे परिवार की रक्षा के लिए भी समाज एकत्रित नहीं हो सकता? क्या मेरा परिवार समाज का हिस्सा है या नहीं? इस बात का जवाब खाप पंचायतें और किसान यूनियनों के जो प्रधान हैं, उनसे मैं जवाब तलब करने की कोशिश करता हूँ। आप कांग्रेस में एक अहम पद पर हैं, तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आया? नहीं, कांग्रेस की तरफ से पूरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने पूरी अपनी टीम तैनात कर रखी थी और अनिरुद्ध चौधरी जी समय समय पर अपडेट ले रहे थे। इन सब का मैं तमाम उम्र धन्यवाद रहूँगा कि अधमरी हालत में इन्होंने मुझे जीवन दान देने का काम किया है, क्योंकि अगर अनिरुद्ध चौधरी जी अपने कुछ परिचितों को फ़ोन नहीं करते यहाँ मांडी गाँव में, तो शायद आपके सामने मैं जीवित नहीं बैठा होता। और बाकी और भी ऊपर से भारतीय युवा कांग्रेस का तो हमारा संगठन है ही, दिल्ली से 300-400 लोग इकट्ठा होकर, और हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और भी जो बड़े-बड़े पदों पर लोग हैं, वो सब मिलने के लिए मुझसे आए। वो मेरा दूसरा परिवार है और उनके लिए ये ज़िंदगी का मतलब कि आखिरी बूँद तक मैं खून की उनके लिए बहाने को तैयार हूँ। आपका जो वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसमें आपने सांसद और 2 लोगों पर आरोप लगाए थे, जी। क्या इस मामले में पहले भी कोई विवाद हुआ था या पहले? इस मामले में कोई विवाद नहीं हुआ था। ये मामला मैं 2 तारीख को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया था।
2 तारीख को मैंने क्या अवैध गतिविधि चल रही है इस बारे में लोगों को सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बनाकर दी थी। 4 तारीख को मैंने इस पर हम क्या कानूनी कार्रवाई आगे करने जा रहे हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों को पत्र लिखना, एक आरटीआई लगाना, जो भी हमारे कानूनी मतलब कि रास्ते हम अपना सकते थे इस अवैध काम के खिलाफ, वो उसकी जानकारी देने के लिए एक वीडियो मैंने जारी किया था। 5 तारीख से इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज है गुड़गांव में, आप शायद जानते भी होंगे, नहीं आप पता कर सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज सरकारी कॉलेज है। उस सरकारी कॉलेज की दीवार को तोड़कर इन लोगों ने अपना निजी एवं गोरख धंधा वहाँ शुरू कर रखा था। तो फर्नीचर का काम ये, हालांकि उसको कह रहे थे फर्नीचर का ही काम था। अब फर्नीचर के काम में कितनी खतरनाक ब्लेड्स इस्तेमाल होती हैं, कितनी खतरनाक मशीनरी और बिजली का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर छात्रों की सुरक्षा के मापदंड क्यों मतलब कि माने नहीं जा रहे थे, क्यों उन पर एक तरह से लागू क्यों नहीं किए जा रहे थे, इस विषय में मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। फिर डीपी गोयल और नवीन गोयल ने मुझसे मिलने का भी आग्रह किया था। तो मुझे ये लगा कि शायद मिलकर ये मुझे कोई सरकार द्वारा ऐसी परमिशन दे दें कि भाई दिखा दें कि हम लोगों तो सरकार को मतलब सरकार ने हम लोगों को स्वीकृति दी है। तो फिर हमारा ये था कि एक बार अगर स्वीकृति हम देख लेते हैं, तो फिर हमारा मोर्चा हम सरकार के खिलाफ खोलेंगे। नवीन गोयल और डीपी गोयल को टारगेट करने की बजाय फिर उनको करेंगे कि भाई आपने किस आधार पर सरकारी कॉलेज की ज़मीन एक निजी काम के लिए अपने कार्यकर्ता को दे रखी है। नवीन गोयल हरियाणा भाजपा का पर्यावरण प्रमुख है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनका ही कार्यकर्ता है। तो आप पर जो हमला हुआ उसके 4 दिन तक आपके बयान नहीं आए, तो स्वास्थ्य कारण था या कोई और? नहीं, स्वास्थ्य का कारण था। 2 दिन तक तो मैं पीजीआई में मॉनिटरिंग पर रहा हूँ, इमरजेंसी पे था 2 दिन के लिए। और उसके बाद जनरल वार्ड में आप भी जानते हैं कैसी समस्याएँ होती हैं। आज भी अपना देश का स्वास्थ्य सिस्टम इतना उपयुक्त और ठीक नहीं हुआ है। तो बेहतर इलाज के लिए मेरे घर वालों ने मुझे, परिवार वालों ने एक प्राइवेट अस्पताल और निजी अस्पताल में ले जाना उचित समझा। तो आपके घर आने के बाद किसी बड़े पुलिस अधिकारी ने आके आश्वासन हाँ, दिया? आज आए थे। मैं उन अधिकारी का मतलब पद तो नहीं जानता, पर यही बता रहे थे कि भई डीसी थे या एसडीएम थे, पता नहीं, पर आए थे मिलने के लिए। कोई आश्वासन दिया जी, कोई कार्रवाई होगी? आश्वासन उन्होंने दिया है मुझे, पर ये कहा है कि भई आपके साथ न्याय होगा और आपके लिए मतलब कि सारा हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मेरी भी यही माँग है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ें, गिरफ्तार करें, जो दूध का दूध और पानी का पानी है, इसमें ये चीज़ करें। और सांसद धर्मवीर की इसमें क्या भूमिका है, ये भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता को स्पष्ट करने का काम करें यहाँ। क्योंकि अगर ये चीज़ है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण अगर यहाँ चाकू चल जाते हैं, अगर यूपी बिहार का मॉडल यहाँ पे इन्होंने बनाना है, तो ये कम से कम लोगों को तो बता दें कि भई हम भिवानी महेंद्रगढ़ को यूपी और बिहार में तब्दील करने जा रहे हैं। सांसद रणवीर ने आपसे कभी संपर्क किया? सांसद धर्मवीर ने संपर्क किया था। सांसद धर्मवीर ने मेरे घर पर जिस दिन नरेंद्र को भेजा था धमकाने के लिए, जो आप इसमें एक टाइमिंग देखिए, पहले मैं वीडियो जारी करता हूँ, उसके बाद सांसद धर्मवीर का बयान आता है कि भई मैं इसको ना तो जानता हूँ, ना पहचानता हूँ और मेरा कोई परिचय नहीं है। फिर इधर हमारे गाँव में जो नरेंद्र होता है, वो यूट्यूब के किसी पत्रकार को बुलाकर बोलता है कि मैं भी इसके परिवार को ना जानता हूँ, ना पहचानता हूँ। फिर उधर से सांसद धर्मवीर बोलते हैं कि भई हाँ, जानता हूँ, गुड़गाँव से कैनविन वालों का फ़ोन आया था, तो मैंने समझाने के लिए इसके घर पे भेजे थे। फिर इधर से नरेंद्र के बयान चेंज हो जाते हैं। आप ये नेक्सस देखिए, सांसद धर्मवीर के जो-जो बयान बदल रहे हैं, उसी तरह नीचे इस नरेंद्र के भी बयान बदलते जा रहे हैं। आपके गाँव का ही? बिल्कुल मेरे गाँव का है। और इसके खिलाफ मेरा कुछ नहीं है, ना व्यक्तिगत है, ना आज तक कुछ था। और सबसे पहले भी अगर कहीं कार्रवाई करने की बात भी आई थी, तो मैंने अपने परिवार से यही आग्रह किया था कि अगर ये समाज के सामने, हमारे गाँव के सामने या देवनाथ के सामने साक्षी मानकर ये बोल देता है कि भई हाँ, मैं गया था ऐसे-ऐसे और ये काम मैंने किया था धमकाने का, तो फिर हम इसको कानूनी कार्रवाई से थोड़ा-सा दूर रखेंगे। क्योंकि समाज के सामने एक चीज़ स्वीकृति हो जाती है, तो वो चीज़ कानूनी कार्रवाई से हम उसको दूर रख सकते थे। लेकिन क्योंकि इसने पहले ही घबराकर और बौखलाहट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो-जो चीज़ें बोली हैं और जो अपने भाड़े के कार्यकर्ताओं द्वारा, कोई बेरला का था और कोई कहीं का था, कि इसने खुद षड्यंत्र रचा है और ये किया है, वो किया है। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, तुम्हें 20-20, 30-30 साल राजनीति में हो गए, तुम्हारे कभी सुई भी चुभना क्या तुमने षड्यंत्र नहीं किया क्या? तुम्हारे तो सुई भी नहीं चुभी, तुम भी राजनीति में हो। और अगर मैं 2-3 साल से अगर किसी संगठन से जुड़ा हूँ, तो मैं इतना बड़ा षड्यंत्र रच लूँगा। अपनी जान जोखिम में डालकर राजनीति कोई नहीं करना चाहता है। तो इस तरह के मैं सांसद जी से भी आग्रह करूँगा, इन सब जानते हैं आप किन भाड़े के टट्टुओं से बयान दिला रहे हैं, इन्हें चुप करने का काम करें, क्योंकि ये बौखलाहट में और कुछ न कुछ बोलते जा रहे हैं, जिससे और परतें खुलेंगी कभी न कभी।
ये आपके चैनल के माध्यम से उनसे मेरी अपील है कि दादरी का जो हॉस्पिटल है जहाँ मुझे सर्वप्रथम एडमिट कराया गया था, उसकी एमएलआर में मुझे 2 चोटें दिखाई गई हैं, जबकि सारी स्टिचिंग उन्होंने की है और फिर मुझे पीजीआई रेफर कर दिया गया। 4 जख्मों पर मेरे वहाँ पे स्टिचिंग चरखी दादरी में हुई है, लेकिन उन्होंने चोटें 2 दिखाई हैं मुझे। पीजीआई वाले मुझे अपने उसमें एमएलआर में 5 चोटें दिखा रहे हैं। तो दादरी किस क्षेत्र में आता है और यहाँ का सांसद कौन है और यहाँ का प्रशासन और सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर है, वो किसके दबाव में चोटें कम करके मेरी एमएलआर का वजन कम करने की कोशिश कर रहा था, ये मुझे लग रहा है जग जाहिर है, इसे लोग सब समझते हैं किसके दबाव में उसने ये किया होगा। सांसद का नाम लिया है कि उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए, जो भी हो दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और कानून के तहत जो सजा मिले उन्हें दी जानी चाहिए। सांसद का बयान मैंने स्पष्ट लिखवाया है सांसद के बारे में भी, और जैसे ही एफआईआर कॉपी उपलब्ध होती है मैं चाहूंगा कि प्रशासन दबाव से निकले और उसको ऑनलाइन डाले ताकि वो ऑनलाइन पोर्टल पर सब लोगों तक उपलब्ध हो। दिनांक 18/7/22 को व 23 को सूचना मिली थी कि मांडी के नज़दीक इंदिरा कैनल पर एक झगड़ा हुआ जिसमें एक सोमवीर नाम के लड़के को चोटें मारी गई हैं, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसको अस्पताल में दाखिल करवा दिया था और डॉक्टरों ने उसके बारे में अनफिट फॉर स्टेटमेंट लिखा, जो दिनांक 22/7 को दोबारा डॉक्टर से राय ली गई, जिसमें डॉक्टर ने उसको बयान देने के काबिल दिया और जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की तफ्तीश जारी है, जिसमें उसने अपने बयान में जो दरखास्त दी थी जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है, बताया है कि 3 अज्ञात व्यक्तियों ने नकाबपोश किए हुए थे, उन्होंने हमला किया था जिससे चोट लगी थी। अभी तक हमलावरों का कुछ सुराग लगता है? अभी तक हमलावरों के बारे में कोई सुराग नहीं लग सका है। जो घायल सोमवीर है उसका आरोप है कि जी मैंने कुछ नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत दी है और पुलिस दबाव में काम कर रही है। किसी हमला करने वाले का एफआईआर में किसी का नाम नहीं है और पुलिस के ऊपर कोई दबाव नहीं है, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष जांच की जा रही है। तो इसके हमलावरों को पकड़ने के लिए, सुराग लगाने के लिए कोई विशेष टीम गठित की गई है? इसके लिए एक टीम बनाई गई है प्रबंधक थाना लेवल पर, जो लगातार इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।